हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने पेंक्रियास के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पीजीसी के बारे में भी पढ़ा था, जो कि जिससे हम टेस्ट करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को या ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को। आज हम लोगों का टॉपिक है गुनेड्स। गुनेड्स जो हैं ये हमारा आज लास्ट टॉपिक है अबाउट टिश्यूज़। गुनेड्स क्या होते हैं? गुनेड्स आर ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल आर गमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये असल में गमीट को पैदा करने वाले ऑर्गन्स होते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, और ये सेक्स हार्मोन्स पैदा करते हैं विच रेगुलेट बॉडी चेंजेस दैट बिगेन एट पॉवर्टी। यानी इनका काम ये होता है कि बॉडी जितनी भी चेंज हो रही होती है ड्यूरिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो जो तब्दीलियाँ उसके अंदर आ रही होती हैं उन सबको रेगुलेट करना, उन सबको देखना। ओके, व्हाट आर अबाउट फीमेल? सो इन फीमेल द ओवरीज सेक्रेट हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो फीमेल्स के अंदर जो ओवरीज होती हैं उनमें जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो दो ही हार्मोन होते हैं, जिनका नाम क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। दीज हार्मोन कॉज द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी। इनका काम क्या होता है कि इन्होंने ओवरीज में से एग को रिलीज़ करना होता है एंड रेगुलेट द फीमेल सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स। और फीमेल्स की जो सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्राइमरी क्या है कि एक फ़ीमेल पैदा हो चुकी है, और सेकेंडरी जो उसकी बाकी खसूसियात, उसकी पॉवर्टी की, उसके जवान होने की जितनी भी खसूसियात होती हैं वो सारी सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, उनको रेगुलेट करना। ओके। Now next, what about the males? In male, the testes secrete a group of sex hormone called androgen and testosterone. तो मेल्स में जो हार्मोन्स पैदा हो रहे हैं वो कौन से हैं? एंड्रोजिन एंड टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजिन ही पैदा हो रहा है जिसका सेकंड नेम टेस्टोस्टेरोन है। ओके। इट रेगुलेट मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके अंदर जो है ये मेल की सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस एंड कोहेरेंस ऑफ वॉइस। के वॉइस जो है वो उनकी हैवी हो रही है। मतलब आपको पता है कि फ़ीमेल की जो आवाज़ की पिच होती है वो काफ़ी सिंपल सी होती है, स्मॉल होती है, ज़्यादा ऊंची नहीं होती, और मेल्स की काफ़ी हाई होती है। तो ये इंक्रीज़ हो रही होती है एक बच्चे की आवाज़। जैसे देखिए ना, लड़के की आवाज़ कैसे जब वो जवान होता है तो आवाज़ उसकी ऊंची हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है। ठीक है, जब वो आदमी बनता है तो और चेंज हो जाती है। तो ये क्या है? कोहेरेंस ऑफ वॉइसेस। ठीक है। और इसके अलावा फेस के ऊपर उनकी दाढ़ी का आना, मूंछों का आना, काफ़ी ग्रोथ का होना, ये भी क्या है? उनकी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इनका बढ़ना ये क्यों होता है? ड्यू टू अ हार्मोन डेट नोन एज एंड्रोजिन, जिसका सेकंड नेम क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगी कि जो गोनेड्स हैं इनके अंदर दो किस्म के हार्मोन्स पैदा होते हैं, एक फीमेल्स में और एक मेल्स में। इन फीमेल्स में क्या होता है? एस्ट्रोजिन और प्रोजेस्टेरोन होता है, और मेल्स में एंड्रोजिन हार्मोन पैदा होते हैं। अच्छा जी। सो व्हाट द नेक्स्ट? नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मीन रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस। सॉरी, हाँ जी। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस बाय द आउटपुट प्रोसेस। ठीक है, आउटपुट एंड इनपुट प्रोसेस। यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा प्रोसेस होता है, इसका मतलब ये है कि रेगुलेशन हो रही है किसी भी प्रोसेस की। कैसे? इनपुट भी आ रहा है, आउटपुट भी आ रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें इसके दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं पॉजिटिव फीडबैक और एक होते हैं नेगेटिव फीडबैक। व्हाट इज़ पॉजिटिव फीडबैक? द आउटपुट ऑफ प्रोसेस एक्सेलरेट द प्रोसेस। ठीक है, जब किसी की भी कोई भी आउटपुट जो है किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोसेस की, वो उस प्रोसेस को, उस काम को तेज़ कर दे, तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। और नेगेटिव में क्या होगा? जब आउटपुट होगा किसी प्रोसेस का वो क्या हो जाए? स्लो कर दे, उस प्रोसेस को स्लो कर दे, कम कर दे, उसे हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। तो इसमें से आपने सिर्फ इनकी डेफिनेशन करनी है, बाकी एग्जांपल वगैरह को लीव कर दें। ठीक है। अब हमने आना है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की कौन कौन सी डिसऑर्डर्स होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, हमने अब उसको डिस्क्राइब करना है। द डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम में बी क्लासीफाइड इंटू टू मेजर टाइप। दो इसकी मेन टाइप्स हैं। Which types are? The first is vascular disorders and the second is functional disorder. What are vascular disorder? Vascular disorder में आता है paralysis और functional में आता है epilepsy. So vascular disorders are due to disturbance in the blood supply to nervous system. vascular disorder जितनी भी हैं वो कब होती हैं?
ये जब डिस्टर्बेंस हो जाती है हमारे ब्लड सप्लाई में, जब हमें जो ब्लड है वो जिस्म को सप्लाई नहीं हो रहा, तब हमें जो डिसीज़ होती है उसका नाम है वास्कुलर डिसऑर्डर। क्योंकि फंक्शनल डिसऑर्डर क्या होती हैं, आर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। जब नर्व इम्पल्स ठीक से जनरेट नहीं हो रही और ट्रांसमिट नहीं हो रही तो उस टाइम हमें फंक्शनल डिसऑर्डर्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इनको हम अब पढ़ लेते हैं। तो जो पहली थी वो थी वास्कुलर डिसऑर्डर, जो क्यों होती है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई, कि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा ठीक से नर्वस सिस्टम को, तब ये बीमारी होगी। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसे हम बोलते हैं पैरालिसिस। पैरालिसिस इज द लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव वन और मोर मसल। पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि माजूर हो जाना। माजूर मतलब किसी एक या एक से ज़्यादा मसल्स का काम करने की सलाहियत को छोड़ देना। ठीक है, कॉजेज़ क्या है मेन इसकी, इट इज़ ऑफन कॉज्ड बाय डैमेज टू नर्वस सिस्टम। ये एक्चुअली क्यों होता है, ड्यू टू जब कोई डैमेज आ जाए हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारा ब्रेन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों में कोई भी जब कोई डैमेज आ जाए, कहीं कोई इंसान गिरा है, इंजरी हुई है, कि स्ट्रोक हुआ है, हेड ट्रॉमा हुआ है, या पोलियो माइलाइटिस जिनका पता नहीं, जो पोलियो की बीमारी होती है, ठीक है, वो हो जाए तो उससे ये काजेज़ हैं इसकी, जिससे हो सकता है कि पैरालिसिस हो जाए। ठीक है, सिम्टम्स कौन कौन सी हैं, द पेशेंट ऑफ पैरालिसिस इज़ अनएबल टू मूव मसल ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी और ऑफ बोथ साइड। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो अपना जिस्म का जो आधा हिस्सा समटाइम उनका पैरालिसिस होता है, पैरालाइज हो जाता है, तो उसको मूव नहीं कर पाते, और समटाइम दोनों पार्ट को ही मूव नहीं कर पाते। ठीक है, समटाइम काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको ना इंजरी हो जाती है हेड को, या कभी कभार उनको फालिज का अटैक भी हो जाता है, जिससे वो एक पार्ट को तो बिल्कुल ही हिला नहीं सकते, सेकंड पार्ट उनका फिर भी थोड़ा बहुत हिल रहा होता है। तो ये क्या है, एक सिम्टम है कि बॉडी का हिल ही ना पाना। ठीक है, पैरालिसिस होती क्या है कि मे इफ़ेक्ट द आर्म्स और द लेग्स, मोस्टली ये हमारी बाजुओं को, टांगों को जो है इफ़ेक्ट करती है, और सम टाइम पूरे की पूरे जिस्म को, पूरी बॉडी को ही ये पैरालाइज़ कर देती है कि हम पूरी बॉडी जो है हमारी काम नहीं कर पाती। तो ये है इसके सिम्टम्स थे। तो नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। तो देयर इज़ करंटली नो क्योर फॉर पैरालिसिस। पैरालिसिस का करंटली अभी तक कोई भी ऐसा बेहतर इलाज नहीं आया है। ट्रीटमेंट ओनली हेल्प द पेशेंट टू बी लेस डिपेंडेंट। तो इसका सिर्फ यही इलाज है कि हम कुछ इस तरह का करें कि पेशेंट जो है वो दूसरों पे डिपेंड कम ही करें। जैसे को पता है ना कि जब पैरालाइज इंसान हो जाएगा तो वो डिपेंड दूसरों पे ज़्यादा करेगा, ज़ाहिर है उसने डिपेंड ही करना है दूसरों पे, क्योंकि अब वो खुद तो कोई काम नहीं कर सकेगा ना। पेशेंट इज़ गिवन फिजियोथेरापी टू मिनिमाइज द मसल वीकनेस। तो पेशेंट को जो है फिजियोथेरापी करवाई जाती है। फिजियोथेरापी क्या होती है कि बॉडी को जो है मूव करवाया जाता है। फिजियोथेरापिस्ट खुद उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेस से, योगा से उनकी बॉडी को मूव करवाते हैं, ताकि जो मसल हैं वो बहुत ज़्यादा वीक ना रहें और कुछ ना कुछ वो काम करते रहें। मोबिलिटी एड सच एज व्हील चेयर एंड आर्थ्रोसिस आर आल्सो यूज्ड फॉर पैरालिसिस पेशेंट। इसके अलावा मोबिलिटी उनको मूव करवाने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल किया जाता है, या आर्थ्रोसिस का। ठीक है, कि मतलब कि ये देखिए आर्थ्रोसिस हैं ये वाले, ये लगा जाता है टांगों के ऊपर, कि टांगें जो हैं थोड़ी सी हरकत कर सकें, मूव कर सकें। तो ये था इसका ट्रीटमेंट के, मतलब प्रॉपरली कोई इसका इलाज नहीं आया है, सिर्फ मसल को ना मूव करवाने के लिए फिजियोथेरापिस्ट जो हैं वो फिजियोथेरापी वगैरह कर लेते हैं, और व्हील चेयर पे वो बंदा रहता है। तो दैट वाज पैरालिसिस एंड नाउ इज़ एपिलेप्सी। कि एपिलेप्सी क्या होती है। अच्छा, एपिलेप्सी से पहले आप लोगों को मैं बता दूँ एपिलेप्सी का कि कहते हैं ये मिर्गी के दौरे पड़ना। तो ये मिर्गी के जो दौरे पड़ना होता है उसी को ही इंग्लिश में एपिलेप्सी बोला जाता है। एपिलेप्सी इज़ कंडीशन इन विद द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन ट्रांसमिट अननेसेसरी नर्व इम्पल्स। एपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो न्यूरॉन होते हैं हमारे दिमाग के, वो अननेसेसरी, जिनको पता ही नहीं होता, फजूल के नर्व इम्पल्स भेजता रहता है, बार बार भेजता रहता है। अब आपको पता है कि हमने नर्व इम्पल्स के बारे में बहुत अच्छे से पीछे पढ़ भी लिया है हम लोगों ने। हमने देखा है कि बाहर से जब हमें कोई स्टिमुलस मिलता है तो कोऑर्डिनेटर के पास जाता है, फिर वहाँ से वापस चीज़ें जो आती हैं, ठीक है, तो हम रिस्पॉन्स करते हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं हर चीज़ का। लेकिन सम टाइम ऐसा हो कि हमारा हमारा दिमाग जो है वो फजूल से हमें मैसेज भेजना शुरू कर दे बार बार, तो हमारी बॉडी कभी इधर को मूव करेगी, कभी उधर को मूव करेगी, हम चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, हमारे हाथ जो है मुड़ना शुरू हो जाएंगे, या बाजू या कुछ भी,
तो ये क्या होता है, अननेसेसरली नर्व इम्पल्स जो हैं हमें हमारे दिमाग में सेंड कर रहा है, हमारे जिस्म के पार्ट को सेंड कर रहा है, जिससे जिस्म के पार्ट डिफरेंट तरीके से मूव करना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद ही। द एबनॉर्मल बस्ट ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम न्यूरॉन विच इफेक्ट द नॉर्मल बॉडी बिहेवियर आर कॉल्ड सीजर। अब ये जो इबनॉर्मल बस्ट होंगे इम्पल्स के न्यूरॉन्स से, ठीक है, इससे ये इफेक्ट करेंगे हमारे नॉर्मल बॉडी बिहेवियर को, इसे हम बोलते हैं सीजर्स। अब बटा सीजर्स को हम उर्दू में बोलते हैं कि क्या होते हैं, ये दौरे पड़ना, ठीक है। तो क्या होता है, ये असल में एबनॉर्मल बस्ट होते हैं इम्पल्सिस के, कि इम्पल्सिस खुद ब खुद ही आ रही होती हैं, एबनॉर्मली हमारी बॉडी एबनॉर्मली मूव करती है, बार बार बॉडी का बेहोश हो जाना, हाथों पाँव का मुड़ जाना या कुछ भी, ये सब ऐसे आना, ठीक है। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी। सो सिम्टम्स कौन कौन से इसके, वो हैं कन्वल्जन्स मीन अनकंट्रोलेबल शेकिंग ऑफ द बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं होती और शेक करती रहती है, कांपती रहती है। एंड दे में आल्सो लॉस कॉन्शियसनेस, और सम टाइम पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाते हैं, वो अपने कॉन्शियस में भी नहीं रहते। What are the causes? Epilepsy may be caused by changes in the brain due to genetic reason. Sometime ऐसा होता है कि genetic में होता है, हमारे genes मतलब पेरेंट्स से जो आते हैं या फिर पेरेंट्स के पेरेंट्स से आते हैं जो जीन्स, उनकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। या फिर कोई हेड इंजरी हो गई, या सीवियर हेड इंजरी, या स्ट्रोक हो गया है, या ब्रेन इन्फेक्शन हुआ है, या कोई ड्रग आपने कोई एक्स्ट्रा ले ली है, ड्रग अब्यूज़ हो गया है, मे आल्सो बी कॉज एपिलेप्सी, इन सबसे एपिलेप्सी हो सकती है। Now what is treatment? In the treatment for epilepsy seizure are controlled. इसका जो ट्रीटमेंट है एपिलेप्सी का, उसमें प्रॉपर तो इसका इलाज नहीं है, सिर्फ ये है कि जो सीजर्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाए, दौरे जो पड़ते हैं उन्हें हम कंट्रोल कर लें। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर यूज फॉर ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के लिए जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। AEDs डू नॉट क्योर एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो है मुकम्मल तौर पर क्योर नहीं होती, बट वी कैन प्रिवेंट सीजर्स फॉर अकरिंग। तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो दौरे पड़ते हैं ना लोगों को, उसको हम कंट्रोल कर लें। दौरे जो पड़ना होता है, तो इस जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं ना बच्चों, मोस्टली ऐसा होता है कि उनको सारी उम्र ही मेडिसिन पे रहना पड़ता है, ठीक है, कि वो डेली की कोई एक टैबलेट लेते ही रहेंगे एंटी एपिलेप्टिक, या फिर हफ्ते की या मंथ के लिहाज से, लेकिन उन्हें ऑल लाइफ वो लेनी पड़ेगी ताकि उनको दौरे ना पड़ें। लेकिन अगर वो उस मेडिसिन को छोड़ देंगे किसी भी वक्फे में, किसी भी टाइम पे, तो इससे ये होगा कि दोबारा से उनको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दौरे ही पड़ते हैं जब एपिलेप्सी की कंडीशन होती है। सो यहाँ तक आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज़ जो है ये आप लोगों ने देखनी है लाजमी, ये येलो बॉक्स में आके, इन मेनी एपिलेप्सी पेशेंट सीजर्स कैन अकर विदाउट एनी ऑब्वियस रीज़न। सम टाइम जो है ना एपिलेप्सी के पेशेंट में सीजर्स ऐसे होते हैं कोई रीज़न भी नहीं होती, कोई वजह भी नहीं होती। हाउएवर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कैन स्टिमुलेट समटाइम कैन इनिशिएट अ सीज़र। सम टाइम जो ना कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं जिससे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, यूजिंग अल्कोहल है, एंड सम मेडिकेशन सॉरी। तो इसमें अगर किसी बंदे को स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भी उसको दौरा पड़ सकता है, वो सो नहीं रहा ठीक से तो भी दौरा पड़ सकता है, वो अल्कोहल शराब वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है तो भी इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, और कुछ जो है उसने मेडिसन वगैरह गलत इस्तेमाल कर रही हैं, उससे भी ये हो सकता है, ये सीजर उसको दौरे पड़ सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। और बच्चों, ये पैरालिसिस